हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई? सब दोस्त बढ़िया हैं। उम्मीद तो यही है कि सब दोस्त बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो जल्दी से सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वॉइस का, वॉइस बता दीजिए। क्लियर है? ओके ओके, रिपोर्ट में है वॉइस, तो वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है। तो देखिए, आज का जो क्लास होने वाला है इसको हम क्या नाम देंगे आज? मिनी मैराथन। ठीक है, छोटा सा जो है एक मैराथन करेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा। तो देखते हैं जंग के मैदान में कौन कौन भाई जो हैं हमारे साथ लास्ट तक जो है वो टिके रहते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं। जो जो भाई लास्ट तक टिके रहेंगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर पूरी मैराथन जो है हमने कर ली है। पूरी मैराथन ज़्यादा बड़ी नहीं पर छोटी सी है, पर बता दीजिए। ओके। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलाल, रिजवाना और भी भाई जुड़े हैं। बाकियों के कमेंट्स नहीं है। सभी दोस्त हाल चाल बता दीजिए और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स फ्रॉम 1928 टू 1956? स्टार्टिंग में इंट्रो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, बाकी बीच बीच में थोड़ी बहुत ही बातें जो रहेंगी वो हम करते रहेंगे। ठीक है। तो साथ साथ में सभी दोस्त जो हैं वो ट्राई कीजिएगा, आंसर देते जाइए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर मेरे को मैसेज कर देगा, बता देंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि भाई 1928 से लेके 1956 तक कौन सी स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता है? क्यों? क्योंकि भाई एक ही आया है, वो भी बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए ये मेंशन किया है। अभी तो गोल्ड जो है वो लगातार दड़ दड़ा आ रहे हैं। ठीक है। तो बात करते हैं इसमें मेंस हॉकी फील्ड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें ये तो बहुत ही गेम थी ग्रुप वाली। इसके सिवा एक और क्वेश्चन बनेगा कि सिंगल सिंगल टाइटल। ठीक है। मतलब 1 बाई 1 होता ना, जैसे एथलीट्स में होता है एक बंदा दौड़ता है। ठीक है। जहाँ बैडमिंटन टेनिस वैसे। ठीक है। तो सिंगल वाला जो है, अगर सिंगल की बात कर ली जाए तो वो हमने फर्स्ट गोल्ड जीता था 2008 में। और किसने जिताया था मेरे भाइयों? जे जिताया था अभिनव वावे ने। बहुत बार आपने क्वेश्चन सुना होगा, ये अभिनव, सॉरी वावे नहीं, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। और किस स्पोर्ट? राइफल शूटिंग में। ठीक है। 10 मीटर राइफल में जो है इनके द्वारा ये जिताया गया था। ठीक है। पॉइस बॉय गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहा हूँ सब दोस्त नोट्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब दोस्त बना रहे होंगे और बनाइएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज सिंगी कंबन या फिर लाइन माउथ? ठीक है। सिंगी कंबन या फिर लाइन माउथ के नाम से कौन सी रिवर जो है वो जानी जाती है? कहाँ पे? तिब्बत में। कहाँ पे जानी जाती है? तिब्बत में। तो आप, अगर आपने थोड़ा बहुत रिवर्स के बारे में पता है ना, तो नॉर्मल सी बात है, आप आइडिया भी लगा लोगे कि तिब्बत में कौन सी रिवर्स जो है वो बहती है। ऑप्शन डी लिख लीजिए, इंडस। ठीक है। तो जल्दी से बताते जाइए साथ साथ में, जमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर इंडस, कौन सा जो है आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, तिब्बत से जो निकलती है वो कौन सी है? इंडस रिवर है। ठीक है। सोर्स की बात कर ली जाए तो सोर्स है इसका, सोर्स क्या है? तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू क्या होते हैं? पठार। ठीक है। पठार को बोलते हैं प्लेट्यू। अगर आप ऐसे प्रोनाउंस करके बताएं कि होती क्या चीज़ है एक्चुअल में प्लेट्यू, तो एक जगह मान लीजिए ये सारी लैंड है, इसमें से ये एक लैंड है जो उठी हुई है। ठीक है। इसका अल्टीट्यूड जो है वो इस लैंड से, इस सारी से ऊंचा है, और ऊपर से जो है वो प्लेन है। ठीक है। ऊपर से प्लेन है, हाई एंड प्लेन लैंड जो होती है उसे बोलते हैं हम पठार। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इंडस जो है, सॉरी इंडस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू बजट एज? भारत का जो संविधान है वो बजट को और किस रूप में संदर्भित करता है? बजट को हम और किस रूप में जो है वो बोल सकते हैं या देख सकते हैं? ठीक है। इंडियन कॉन्टीजेंसी फंड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन पब्लिक अकाउंट। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर रहेगा बिल्कुल सही? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है। जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 112
112 के अंदर, ठीक है, 112 के अंदर आता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि फंड्स वगैरह जो होते हैं ना, डिफरेंट सेक्टर्स को जो फंड मिलते हैं, ये होता क्या है फाइनेंशियल ईयर मेनली बात कर ली जाए तो देखिए, जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल बिल निकला है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स वाला जो सेक्टर है उसको इतने करोड़ रुपए का पैसा गया है, ठीक है। फिर उसके सिवा बोलेंगे अच्छा जी जो सड़क वाला है, सड़क वाले को इतना पैसा गया है, दूसरे किसी को इतना गया है, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो इसके अंडर आती हैं। क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उससे संबंधित कौन सा जो है शेड्यूल पूछा गया, इन्होंने शेड्यूल पूछा, आर्टिकल नहीं पूछा है, तो कौन सा शेड्यूल जो है वो उससे संबंधित है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा शेड्यूल आता है, चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो इसमें मेरे भाइयों कौन सा शेड्यूल आएगा, जो भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा, 10th शेड्यूल आएगा। और बात कर ली जाए कौन सी अमेंडमेंट, तो 52nd अमेंडमेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी अमेंडमेंट को बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए एक बार, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी अमेंडमेंट को बोलते हैं। करवा चुका हूँ ये 1985 में, ये 52nd नंबर की अमेंडमेंट हुई थी। अब आप बोलोगे सर ये तो बता दो एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट्स की जो असेंबलीज होती है ना, ये किन के लिए होता है, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद जो होता है पार्लियामेंट, एंड स्टेट के जो असेंबलीज होते हैं ये उनके लिए होता है, ठीक है। जो भी उनके पार्टी के मेंबर होते हैं, जो उनका मैंडेशन आता है, मैंडेट होता है, उसको वायलेट ना करें, उसके खिलाफ ना जाएं, उसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है मेरे भाइयों वो किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है वो किया जाएगा, क्या आंसर रहेगा इसमें हमारा सही, तो इसमें जो है हमारा आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। बट एक बात याद रखिए, ये वही बात हो जाएगी कि कंधा किसी और का और बंदूक कोई और चला रहा है। प्रेसिडेंट तो करता है, दुनिया के सामने कौन करता है, प्रेसिडेंट, बट रिकमेंड कौन करता है, सुझाव कौन देता है कि किसको कीजिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसकी सलाह पे, उसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट मेरे भाइयों किया जाएगा। क्लियर है, उसकी रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। और अगर इसी की जगह हम बात करें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन करता है, तो वो किया जाता है बाय गवर्नर। तो वो गवर्नर के द्वारा जो है वो किया जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो बेझिझक जो है लाइव चल रही है चैट, लाइव में भी बता सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए रहेंगे मेरे भाइयों, तो वहाँ पर भी जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भाई कौन सी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ठीक है। कौन सी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा था, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ठीक है। हुआ क्या था कि एक तरफ तो जापानीज जो थे उनका अटैक होने लग पड़ा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश वाले जो थे उनके साथ भी टूट गई थी, ठीक है। क्योंकि हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, हम उस टाइम पे चला रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट चला रहे थे। तो जब वो चला रहे थे ब्रिटिश के साथ भी टूट रही थी, और दूसरी साइड से जो है वो जापान भी अटैक कर रहा था। तो महात्मा गांधी ने बोला भाई अब तो मेरे बस की बात नहीं रही, अब तुम कर लो या मर जाओ, जहाँ तो इनके साथ लड़ लो डट के, तो जा मर जाओ, बस अब आपके हाथ में है। तो ये पॉइंट जो है इस टाइम पे बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बिल्कुल रहेगा सही बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब बोलोगे कि हुई कब थी भाई क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 1942 में जो है मेरे भाई वो क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी, ठीक है। 1942 में क्या बोल रहा हूँ मैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रॉयलेट सत्याग्रह जो है, रॉल्ट सत्याग्रह, ये कब चला था भाई, तो ये चला था 1919 में चला था, 1919 में चला था। 1919 में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जलियांवाला बाग। कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो कि किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर के कहने पे हुआ था। क्लियर है, उस समय क्या था कि भाई सेक्शन लगाई गई थी धारा 44, ठीक है। क्लियर,
चलिए, तो इसके सिवा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी की। तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है ये कब चली थी? तो ये चली थी मेरे भाइयों 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है वो चली थी। तो इसके दिन ही सेम टाइम पे एक और मूवमेंट, इसके ऊपर ना एक और ऐसा क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए इसके अलोंग सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के अलोंग इसके साथ साथ और कौन सी मूवमेंट्स जो है वो चली थी? तो ये चला था साल्ट मार्च। कौन सा चला था? साल्ट मार्च, या फिर आप कह सकते हैं डांडी यात्रा। क्लियर? साल्ट मार्च या डांडी यात्रा कह सकते हैं, जो कि इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के साथ साथ चला था। और लास्ट में बचता हमारा नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। तो ये चला था 1920 से लेके 22 तक। कल से जो है नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगी। ये आज मिक्स क्वेश्चंस की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। अगर तो कंटेंट जो है वो तैयार हो गया तो कल से आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, अदरवाइज कल एक लास्ट मैराथन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लैंडस्लाइड इज हाई वर्नेबिलिटी एरिया? कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लैंडस्लाइड जो है वो ज़्यादा होती है? कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है? जल्दी से, कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है? लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसमें इतना नहीं दिया है तो लिख लीजिए, लिखते जाइए। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोट्स बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस एग्ज़ाम की आप अभी तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए, बट आगे जो भी आएंगे ना इस लेवल पे, जीडी लेवल पे, कांस्टेबल लेवल पे, ठीक है, इन सभी के लिए तो मैं कह रहा हूँ आराम से आप अगर इन नोट्स के सारे भी चल जाएंगे ना तो आराम से जो है वो आप जीके जीएस फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए, और लिखिए वेस्टर्न घाट्स, लिखिए वेस्टर्न घाट्स, फिर एक और लिखिए, इसके बाद नीलगिरी लिखिए, नीलगिरी, फिर एक और लिख लीजिए लगे हाथ, लिख लीजिए ईस्टर्न घाट। क्या लिखिए? ईस्टर्न घाट्स लिख लीजिए, और एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, और कौन सा एरिया है? विंध्यास, सतपुरा वाला, ठीक है, सतपुरा के साथ विंध्यास। चलिए, ये जो है ये बायो, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो होती है, ठीक है। हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, फिर नीलगिरी, ईस्टर्न घाट्स और विंध्यास। अगर इनमें से भी बात कर ली जाए कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे होती है, तो एक नंबर रहेगा हिमालय। हिमालयस का जो ये रीजन है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है वेस्टर्न घाट पे। अगर आपको लैंडस्लाइड वाला देगा तो उसमें हिमालय या फिर वेस्टर्न घाट होगा मोस्टली ऑप्शंस में, ठीक है। तो इन दोनों पे ही आपको चलना है। अगर इनमें से ये दोनों नहीं है और कोई ऑप्शन है तो वो आप याद कर लीजिएगा, उनमें से जो है आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे हिमालय होगा डेफिनेटली, बट ये यार ऑप्शन जो है वो स्पेस की वजह से थोड़ा सा नीचे चला गया हुआ है, इसके ऊपर वजन ज़्यादा हो गया, बोझ हो गया बहुत, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अपने एक और क्वेश्चन की, कोरल रीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई कोरल रीफ के ऊपर। तो उन्होंने पूछा है कि कोरल रीफ जो है, ऑप्शन नंबर डी दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है, बट आई एम श्योर कि जब आप क्लास देख रहे होंगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा ये, ठीक है। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए, तो उन्होंने पूछा कि कोरल रीफ जो है इनमें से कहाँ नहीं मिलती है? कोरल रीफ, ठीक है, मैराइन रीजन्स में होती है, समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहां पे होती है ये। तो इनमें से कौन सा है जो जहां पे नहीं मिलती है कोरल रीफ? कोरल रीफ, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा ही मेरे भाई हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन डेल्टा। तो चलो अब सुंदरबन डेल्टा घूम के आते हैं। क्या करते हैं? सुंदरबन डेल्टा घूमने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता चुका हूं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ये चीज़ क्लियर है। ट्रीज कौन से होते हैं यहाँ पे? मैनग्रूव ट्रीज। कौन से मेरे भाइयों? मैनग्रूव ट्रीज यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे तीन चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नंबर रॉयल टाइगर होते हैं, ठीक है, रॉयल टाइगर होते हैं, यहाँ पे बंगाल भी लिख लीजिए बीच में, रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं। दूसरे नंबर आप लिखिए इरावादी डॉल्फिन्स होती हैं, इरावादी डॉल्फिन्स होती हैं। तीसरे नंबर आप लिखिए जो इम्पोर्टेंट है एस्चुरेन क्रोकोडाइल, ठीक है। क्या? एस्चुरेन क्रोकोडाइल। एस्चुरेन क्रोकोडाइल पता किस टाइप के होते हैं? ये कैसे होते हैं, कैसे समझाऊं आपको? सुनो, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सीरियस मत ले जाना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो
एक मेल है एक फीमेल है, कोई भी, ठीक है, जब एक नया मेल और फीमेल मिलते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा गाना गाता है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। इसी तरह से बोलते हैं ना, चाहे वो पीछे वाली जो एक छूट गई हो उसके लिए भी यही गाता हो, बट जो अभी नया आया है ना, उसी उसको देख के भी उसको यही लग रहा है कि ये मेरा पहला पहला प्यार है। वो उन दोनों में फर्क जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस पुराने वाले पर्सन में भी फर्क नहीं कर पा रहा है, नए वाले में भी नहीं। इसके लिए भी पहला पहला प्यार गाना गाता था, और जो अभी आया है उसके लिए भी वही गाना गा रहा है, ठीक है। तो वही हिसाब है जहाँ पे मेरे साथ इस क्रोकोडाइल में भाई। इनमें मैं आपको जो है ऐसे बिना फोटोज़ के नहीं बता पा रहा हूँ कि जो एस्ट्रेन क्रोकोडाइल हैं ये कैसे हैं। जो पहले होते हैं नॉर्मल वैसे ही लगते हैं, और ये जो हैं ये भी वैसे ही दिखते हैं, बस इनका साइज़ मैं कह सकता हूँ साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जिम वगैरह जो है वो रेगुलर जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रेन क्रोकोडाइल जो है वो जिम वगैरह रेगुलर जाते हैं। साइज़ क्या एक डिफरेंस कर सकते हो, बाकी प्यार जो है दोनों टाइप के, तीनों टाइप के क्रोकोडाइल्स के लिए सेम रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यार हो गया अभी ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात। तो गुजरात में आ ही गए हैं, तो अब पॉपुलर फोक डांस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ढोकला जो है वो बाद में खाएंगे गुजरात का, पहले करेंगे हम इसके फोक डांस की बात। तो चाऊ जो है ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, चाऊ बताया था कि नहीं बताया था, याद है किसी बच्चे को, जल्दी से बता दीजिए। मैं कुनाहर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर। बिलाल बहुत बढ़िया मेरे भाई। महेश गरबा बहुत बढ़िया, महेश का आंसर आ चुका है गरबा। चलिए, तो चाऊ मैंने जो है मैंने वो किसका बताया था आपको, झारखंड जब घूमने गए थे, याद करो मेरे भाई, हम झारखंड घूमने गए थे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, तब मैंने बताया था कि चाऊ जो है वो झारखंड का है, ठीक है। इसके सिवा चाऊ और भी स्टेट्स में आता है, एक तो आ गया झारखंड का, उड़ीसा वाले जो है ना, उड़ीसा वाले भी कर लेते हैं भाई झारखंड का ये चाऊ डांस। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाले बोलते हैं हम भी नाचेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, तो ये भी कर लेते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कलबेलिया की। आई थिंक ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। तो कलबेलिया आ जाएगा, गागर कहाँ का है, गागर नहीं घूमर, घूमर, ठीक है, घूमर कहाँ है याद करो, राजस्थान। तो राजस्थान का आ जाएगा कलबेलिया। ये एक ट्राइबल डांस है, एक ट्राइब है वो इसे परफॉर्म करती है, ठीक है, ट्राइब है का कलबेलिया करके वो इसे परफॉर्म करती है। तो राजस्थान का और कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, घूमर घूमर नाचो, ठीक है, और एक हो जाएगा इसके सिवा वावाई, फिर एक हो जाएगा गैर। ये आ जाएंगे राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट। मफलर को आप छोड़ दो, ये केजरीवाल जी डालेंगे। तो बात करते हैं अब गरबा की, तो गरबा आ जाएगा हमारा कहाँ का, गुजरात का, गुज्जू पीपल्स का। क्लियर है। इसके सिवा आप बोलोगे सर और भी तो बता दो, गुजरात के बस एक ही थोड़ी ना डांस करेंगे वो, बिल्कुल भाई और भी करेंगे। तो एक लिख लो रास लिख लो, एक लिख लो टिपानी लिख लो, ठीक है। अगर कोई है उधर का जिसको मालूम है वो भी बता दो बीच में, उसका कमेंट भी हम लिख देंगे यहाँ पे। एक लिख लो डांगी लिख लो, और एक लिख लो नृत्य लिख लो, नृत्य, ठीक है। मटकू, मटकू कड़ी भी होता है एक, मटू कड़ी, मट्टू कड़ी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट आंसर आ जाएंगे। चाऊ, कलबेलिया, गरबा स्टेट्स लिख लिए हैं, राजस्थान का लिख लिया है। यार ये थोड़ा ना राइटिंग का थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि ये मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर सुंदर लिख देता हूँ। तो जो जो मैं बोलता हूँ ट्राई कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी साथ साथ में लिखते जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग समझने लगोगे तो भी आपको 2 साल और लग जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। ये बीच में कुछ वर्ड हो गया गड़बड़, यहाँ पे कुछ और होगा। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसका सोअर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। हाँ समझ गए अभी क्वेश्चंस को, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक इंग्रेडिएंट है जो स्वाद में खट्टा होता है, सोअर होता है, और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लेंगे, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लेंगे। चलिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एसिड, और यहाँ पे लिख लेते हैं बेस, और इसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक बात मेरी याद रखो, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ ना, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है उतना उतना कर लो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अच्छा, तो अभी आते हैं हम मुद्दे पे। एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है, एक लिटमस पेपर होता है।
लिटमस पेपर का पता क्या होता है? अगर हम लिटमस पेपर को कोई एसिडिक चीज लगाएंगे, कोई उसके ऊपर एसिडिक चीज लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। अगर उसको हम बेस लगाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे ब्लू, बेस वाला ब्लू होता है और एसिड वाला रेड होता है। मान लो अगर हमने उसको नॉर्मल वो लगाया, डब साबुन होता है ना, डब साबुन न्यूट्रल होता है, अगर उसको डब साबुन के ऊपर रगड़ा तो वो जो है घिसेगा ना, तो वो उसका आ जाएगा 7 पे आ जाएगा वो स्केल उसका। ठीक है, तो वो ऐसा रहेगा। अगर उसको कोई और साबुन पे लगाया, साबुन जो है वो क्षार होता है, बेस होता है, तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा। अब मान लो कि जो लिटमस पेपर, जैसे इन्होंने बोला कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर नींबू के 2 रस के 2 बूंदे टपकाई, तो वो जो है उसका कलर धीरे धीरे रेड होने लगेगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये पता कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? 9th क्लास का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। याद करो, आपको होमवर्क में शायद दिया होगा, प्रोजेक्ट वगैरह में दिया होगा कि जाओ भाई लिटमस पेपर लेके आओ और फिर ट्राई करो घर में। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर है। एक पीएच स्केल होता है जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। अगर 1 से 7 के बीच में काउंटिंग आए, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि 1 के 7 के बीच में जो आएगा वो क्या बनेगा? तो वो एसिड बनेगा। अगर 7 से 14, 7 to 14 के बीच में आएगा, तो वो क्या मेरे भाई बनेगा? वो बनेगा ब्लू, या फिर आप कह सकते हैं बेस बनेगा। क्लियर। और पेपर कौन सा यूज होता है इसके लिए? तो लिटमस पेपर जो है वो यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल जो है वो प्राचीन समय से जापानीज एट जू जू टू सू। ठीक है, नाम बहुत सुंदर है इसका। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जूजुत्सु से हुई है? कौन सा खेल है भाई? जापानी बता दीजिए जल्दी से। क्रिकेट जो है ये तो इंग्लैंड वालों ने शुरू किया था, पोलो का पता नहीं, यूडो जहाँ यहाँ पे सुमो होता तो फिर बात बन सकती थी, बट नहीं। ये पता किसका है? सैम्बो पता किसका है? ये पुतिन का है। पुतिन पता है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये तो उसका आ जाएगा भाई, पुतिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रशिया, लिख लो एक बड़ा बड़ा, इसको सबसे पहले लिखो, नहीं तो ये दाग देगा मिसाइल। अब बात करते हैं जूडो की, तो जूडो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जापान। ठीक है, ये वहां का खेल है मेरे भाइयों, जूडो। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। मेरा प्रोजेक्ट था और मेरा फेवरेट, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। देखो मेरे को पता है टीचरों का ये देते हैं ऐसा प्रोजेक्ट, बोलेंगे जाओ केमिस्ट की दुकान पे लेके आओ लिटमस पेपर, फिर उसको साबुन के साथ रगड़ना, फिर उसको नींबू के रस के साथ रगड़ना, ऐसा करना, पैसे खर्च करवाएंगे बेफालतू के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नर जनरल प्रिपेयर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लैपसेड इन ब्रिटिश इंडिया? ये आंसर तो आपको देना है। ठीक है, आपको आना भी चाहिए ये। यहाँ पे पूछा है लैपसेड। लैपसेड पता क्या है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया? बोलो, कोई ऐसा मत बोलना कि सर नहीं पढ़ाया हुआ, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो आपके ऊपर भी लिटमस पेपर लगा दूंगा अभी। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये बताइए कि ये किसके द्वारा जो है ये नीति लाई गई थी? तो डलहौजी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डलहौजी के द्वारा जो है ये नीति लाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। क्या टाइम पीरियड था? 1848 से लेके 56 तक। क्या टाइम पीरियड था? 1848 से लेके 56 तक का टाइम पीरियड था, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया था। और इसमें आपको बता चुका हूं कि जो अगर असली बच्चा होगा, रियल सन होगा, वही गद्दी पे बैठेगा, जो अगर अडॉप्ट किया होगा उसको गद्दी पे ये नहीं बैठने देंगे। ठीक है, फिर एक कर्जन जो है यार, इस पे एक तो इस पे आता है मेरे को, ये कर्जन जो है इसका टाइम पीरियड लिखिए 1899 से लेके 1905 तक का इसका टाइम पीरियड था। और ये जाते जाते जो है वो बवाल कर गया था। जाते जाते क्या बवाल कर गया था? 1905 में क्या हुआ था भाई? जल्दी से बता दो। 1905 में जो है वो क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। कहाँ का? जल्दी से बताओ आंसर कमेंट में कि कहाँ का पार्टीशन जो है, विभाजन जो है वो कहाँ हुआ था 1905 में? जल्दी से, है किसी को याद कि नहीं? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर गया था जाते जाते, कौन? कर्जन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अ फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड इन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज सुन के आपको देख के यहाँ पे कुछ याद आ रहा है कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी? कौन से पार्ट में पढ़ा था भाई, बताओ जरा। अगर मेरी बात सुनो एक सीधी सीधी भाई, चाहे आपको गुस्सा लगे, अगर आपने ये बता दिया मेरे को कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कौन से पार्ट में आती हैं, तो मान लो आप यहाँ तो रिवीजन कर रहे हो,
या फिर आपकी मेमोरी अच्छी है, आपको चीज़ें याद हैं या याद कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ नहीं बता पाए तो मेरे भाइयों एक सच एक्सेप्ट करो कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, रिवीजन करो, जहाँ तो दिमाग ऐसा रखो स्वामी विवेकानंद जी के जैसा कि एक बार जो देख ली वो भूलो ना। अगर वैसा दिमाग नहीं है तो इनको रिवाइज करो। ठीक है, इनको रिवाइज करो, ये बात ध्यान रख लो। अगर पेपर निकालने हैं तो ऐसे क्लासेस करनी है ना, जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, जितना मर्जी जीके करो, दुनिया भर का जीके कर लो, नहीं होगा कुछ भी जब तक रिवीजन नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये जल्दी से बता दो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमने पढ़ा था एक क्लास में पहले, वो कौन से पार्ट में आती हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो राइट है, ये हमें कौन से अमेंडमेंट में मिला था? ठीक है, फंडामेंटल राइट में आया था। तो ये हमारा आया था 97th अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ था। कौन सा? 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने फंडामेंटल राइट की बात भी की है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा मेरे भाइयों? तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, याद है कि नहीं है? जब भूल गए हो तो आर्टिकल नंबर 19 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ किसी बच्चे का जो है वो आंसर नहीं आया है। चलिए मैं बता देता हूँ, पार्ट 9 बी के अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 के अंदर क्या आता है? पंचायत आता है। क्या आता है? पंचायत। 9 बी के अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, नहीं 9th बी नहीं, 9, हाँ बी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो 9A के अंदर आता है म्युनिसिपैलिटीज, दी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, क्लियर है? जो चीज़ें बताता हूँ मेरे भाइयों, पढ़ो पढ़ो, बेटर रहेगा। फिर आप बाद में पछताओगे कि सर बोलते थे रिवीजन कर लो, हमने रिवीजन नहीं की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट? इनमें से कौन सा है जो मोस्ट, सबसे अधिक चुंबकीय तत्व है? ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को देखते ही छलांग लगा दो इसके ऊपर, फ्लोरीन जो है वो ये रहेगा आंसर इसका। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 7 वैलेंस शेल होती हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन याद कर लो। ठीक है, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट बताते तो फिर आपको ये पता चलता, बट कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको रट्टा मार लो। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इज। कॉम्पट्रोलर और ऑडिट जर्नल जो होता है, एजी होता है भारत का। ठीक है, उसके संबंधित जो है वो कौन सा आर्टिकल इनमें बिल्कुल सही रहेगा? कौन सा आर्टिकल इनमें बिल्कुल सही रहेगा? ठीक है, इनका एक होता है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफिस। इंडिपेंडेंट ऑफिस रहेगा ऑफ बोथ, बोथ का मतलब है इन दोनों का। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों होते कौन है भाई? ये दोनों होते कौन है, इनका काम क्या है वो भी तो बताओ सर। खाली आर्टिकल पढ़ने से थोड़ी याद हो जाएगा। तो लिखो मेरे भाइयों, ये होते हैं हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं। ठीक है, फिर एक आर्टिकल और लिख लो, आर्टिकल 149, वो किसके रिलेटेड है? इनकी, अरे भाई ये बट साहब वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देयर पावर एंड ड्यूटी। ठीक है, इनकी पावर और ड्यूटी से संबंधित है आर्टिकल नंबर 149। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? 148। ऑप्शन नंबर सी वाले भाई जिन जिन का है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया में किस टाइप का सोशलिज्म है? सोशलिज्म होता है समाजवाद। ठीक है, समाज में रहन सहन, या समाज मतलब समझ रहे हो, सोसाइटी के रिलेटेड जो है वो कैसा है काम काज। ठीक है, सोसाइटी को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, या किस लेवल पे या किस वे से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो होता है सोशलिज्म। तो भारतीय जो है वो कैसा है? रिपब्लिक है, फेडरल है, ठीक है, भाईचारे पे, डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मत सोचो भाई, ये चाइना का है। कम्युनिस्ट वाला कोई भाई तो नहीं है, जिसका है उसका वीज़ा लगवाओ और चाइना भेजो। तो ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो इंडिया का है। तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है,
जैसे ही ये भी क्लास खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना वहाँ पे मिल जाएगी। तो सभी दोस्त जो है वो क्या कीजिएगा, एक बार इसको ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ्स मैं देता हूँ उनको सेव कर लिया करो कहीं पे ड्राइव पे या व्हाट्सएप पे, फिर टाइम के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद उनको रिवाइज किया करो। ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर, ओक और चेस्टनट के जो पेड़ होते हैं वो किस टाइप के पेड़ होते हैं? क्या वो थ्रोनी वेजिटेबल में आते हैं, मैनग्रूव्स में आते हैं? अगर मैनग्रूव्स में आते तो ये कहाँ होते? सुंदरबन में होते, ठीक है। मैनग्रूव याद रखो, सुंदरबन आएगा, ठीक है। बट ये जो है ये होते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये भाई, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, मैनग्रूव्स को आप निकाल दीजिए, ठीक है। एवरग्रीन वाइड लीफी ट्रीज में आते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आते हैं? ट्रॉपिकल में भी नहीं आएंगे, तो ये कहाँ आते हैं? ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, एवरग्रीन वाइड लीफी, ठीक है। बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों वाले ये होते हैं ऑक ट्री और चेस्टनट के पेड़, ठीक है। अब बात की जाए कि सर ये पाए कहाँ जाते हैं, इनको एक नाम और लिख लो भाई, इनको एक नाम से और बुलाया जाता है, डिसीडियस। अगर ना इसकी जगह डिसीडियस होता ना तो भी बात बन जाती, डिसीडियस ट्रीज होता तो भी बात बन जाती, ठीक है। ये दोनों याद रखो। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन्स हैं ना, क्योंकि आपको पता बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो कहाँ पे हैं? बड़े बड़े पहाड़ कहाँ पे हैं? नॉर्थ ईस्ट में ही हैं, ठीक है। जैसे पंजाब हिमालय हो गया, फिर कुमाऊँ हिमालयज हो गए, फिर उसके बाद असम हिमालय, नेपाल हिमालय, तो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है ये पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, हिमालय रीजन मेनली, ठीक है, हिमालय रीजन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ रेसलिंग आर देयर इन ओलंपिक्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या स्टाइल ऑफ रेसलिंग जो है वो ओलंपिक में होती है? 2 3 4 5 9 6 7, कितने टाइप की होती है? जल्दी से बता दो, ठीक है। कितने टाइप की जो है वो होती है बताओ, जल्दी से आंसर आने दो। बाकी मेरे भाइयों जो आपके अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कोई बात नहीं, ये करते हैं बाद में, लेते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास होते ही। तो टू टाइप्स की जो है वो रेसलिंग होती है ओलंपिक में। कौन कौन सी? एक तो होती है फ्री स्टाइल, ठीक है। एक होती है कौन सी? फ्री स्टाइल, ठीक है, जिसमें तुम घूसे मारो, टांगे मारो, कुछ भी मारो, चाहे अपना पूरा का पूरा दर्द उठा के मार दो इस आदमी पे, चलता है वो, ठीक है, सब चलेगा इसमें। लेग्स इसमें जो है वो अलाउड होती हैं, टांगे मारो मुंह के ऊपर बना के, चलता है। और दूसरी जो है वो होती है ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन होती है। ये होती है भाई, ये संस्कार वाली रेसलिंग होती है, ठीक है। इसमें जो है आप टांग यूज नहीं कर सकते, नो यूज ऑफ लेग्स, ठीक है। ये बिना टांगों के खेली जाएगी, मतलब टांगे तो होगी इंसान के साथ, बट आप किक वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ याद रखिए। इन दोनों में यही अंतर है, फ्री स्टाइल में आप किक कर सकते हैं और जो ग्रीको रोमन है उसमें आप किक जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, चलिए इसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अहमदिया मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था? अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। अहमदिया जी को हम बाद में देखेंगे, इससे पहले चलो लिखना शुरू कर दो अभी, ठीक है, लिखना शुरू कर दो जल्दी से। सबसे पहले लिखो अलीगढ़ मूवमेंट। क्या लिखो मेरे भाई? लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ साथ साथ में, जहाँ स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपको सही लगता है। अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, ये किसके द्वारा आई थी? लिखते हैं बाद में, इनका नाम लिखते हैं। दूसरे नंबर पे लिखो आप ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत समझना कि इनके स्पेलिंग यही है, क्योंकि आगे इनके नाम भी लिखने हैं ना, इसलिए। फिर लिख लो एक प्रार्थना, प्रार्थना समाज लिख लो। फिर एक इंपॉर्टेंट लिखो आर्य समाज। फिर एक लिखो आप सत्य शोधक सोसाइटी, ठीक है, जो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे भाइयों। मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड। चलिए अब इनको जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है इनके फाउंडर कौन कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। तो सैयद, दूसरा कलर ले लूँ यहाँ पे ताकि जो है वो ज़्यादा दाल खिचड़ी ना बने। चलिए, तो सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान जो है
अलीगढ़ मूवमेंट के। ब्रह्मो समाज मोस्टली पूछा जाता है भाई, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। प्रार्थना समाज पूछा जाता है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज भी पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किसके द्वारा, ओ सॉरी फाउंडर ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले। इनकी वाइफ के ऊपर क्वेश्चन आता है जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले, जो कि फर्स्ट फीमेल टीचर थे। याद रखो, सावित्रीबाई फूले ज्योतिराव फूले की वाइफ थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट फीमेल टीचर थे, जिनके नाम के ऊपर पुणे यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा हुआ है। पुणे की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी उनके नाम पे रखा हुआ है। अब एक बचता लास्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड, तो ये किसके द्वारा है, हसन हसन अल बाना, ठीक है, हसन अल बाना, इनके द्वारा जो है मुस्लिम ब्रदरहुड ये समाज जो है या मूवमेंट जो है ये चलाई गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट की, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अहमदिया मूवमेंट जो है मेरे भाइयों, इसका आंसर हमारा सही क्या रहेगा, मिर्जा कहाँ है, मिर्जा, मिर्जा ऑप्शन नंबर सी में, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया मूवमेंट चलाई गई थी। आपको एक चीज़ बताऊं, देखो अगर ना मान लो आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, आपको तुक्का लगाना पड़ रहा है वहाँ पे, तो पता किस तरह से लगाया करो। अब देखो, अब यहाँ पे अहमदिया है, अहमदिया, आप अहमद अहमदिया से रिलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर अहमद एक तो यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। अब मान लो कि अगर आपको तुक्का लगाना तो इन दोनों में से लगाओ। सैयद अहमद खान जो है ये तो बहुत फेमस है, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने इसको कर लिया, काट लिया, तो फिर डेफिनेटली आपका तुक्का सही हो जाएगा, नहीं तो इस दोनों में 50-50 हो जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुक्का भी लगाना होता ना तो सोच समझ के, बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, बस वैसे ही थोड़ी सी अकल घुमाओ फिर नकल करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, वेयर डिड द पुर्तगीज फर्स्ट अराइव इन इंडिया। चलो ये क्वेश्चन भी जो है करवाया हुआ है, ठीक है। पुर्तगीज आपको बताया था भाई कि सबसे पहले, अच्छा चलो हिंट दे देता हूं, आंसर साफ दो, हिंट देता हूं कि वो सबसे पहले समुद्री रास्तों के द्वारा भारत में पहुंचा था। सन भी लिख देता हूं 1498, ठीक है, 1498 में पहुंचा था, समुद्री रास्तों से पहुंचा था, सबसे पहला यात्री था वो पुर्तगीज, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो जगह भी बता देता हूं, कैलीकट में आया था, ठीक है, कोस्ट ऑफ मालाबार से आया था, कोस्ट ऑफ मालाबार में आया था, ठीक है, कैलीकट में जो है। चलो अब तो आंसर आने दो, 1498 तो मैंने आपको याद भी करवाया था यार, अब तो आंसर आने दो, वो कौन व्यक्ति था, ठीक है। आंसर दिया करो यार, फिर ही मजा आता है क्लास करवाने का। आप अगर सिर्फ सुनते रहोगे, सिर्फ सुनते रहोगे तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता, मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने का। ट्राई किया करो, थोड़े थोड़े आंसर दिया करो, क्योंकि यार पढ़ाता हूँ आपको इतने अच्छे से, तो याद तो करो, रिवीजन तो करो, ठीक है। एक बच्चा दे रहा है, महकू नहर दे रही है और बिलाल दे रहा है। ग्रुप मेरे भाई, ग्रुप जो मेन है रोहित क्लासेस करके, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आंसर जो है, आंसर तो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कैलीकट। और वो व्यक्ति कौन था, वास्को ड गामा, वास्को ड गामा। आपको मैंने इतना हिंट दे दिया कि समुद्री रास्ते से आया था। आपको पता है सी रूट्स जो है वो किसने फाइंड किए हैं मेरे भाई, वो सबसे पहले भी बोल दिया कि सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले समुद्री रास्ते जो किसने खोजे हैं, वो पुर्तगीज था, वास्को ड गामा था जिसने सबसे पहले रास्ते खोजे थे, ठीक है। याद रखो चीज़ों को, रिवाइज करो, रिवाइज करो, बार बार बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट कन्वर्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट जो करंट है उसमें कन्वर्ट करने को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ये तो हो गया अल्टरनेट से डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट से अल्टरनेट के लिए कौन सा जो है वो हम यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट से अल्टरनेट करने के लिए तो इन्वर्टर,
इन्वर्टर होते हैं ना सभी के घरों में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इन्वर्टर जो है वो हम यूज करेंगे डायरेक्ट से अल्टरनेट करने के लिए। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहेगा। और इसमें ना देखो जो रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन होता है। क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है करंट जो है, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से करंट जो है वो एक दिशा में चलता है, बहता है, और वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर कीजिए। वर्ड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब जो है वो क्या है? वर्ड फ्रेटर्निटी का मतलब जो है वो क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, सिस्टरहुड अमंग द पीपल ऑफ लैंड, अमंग द पीपल ऑफ लैंड, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप कह सकते हैं उसमें प्रियम्बल में जोड़ा गया था ये वर्ड फ्रेटर्निटी, कि स्पिरिट, वो भावना हो हमारे अंदर भाईचारे की, बहनचारे की, ठीक है। सभी को, हम जो भी हमारी लैंड पे लोग रह रहे हैं इस धरती पे, उन सभी के प्रति वैसी भावना रखें हम, भाईचारा बहनचारा, ठीक है, मतलब सभी आपस में एक रहे। बट ये वर्ड जो है अभी करंटली जो अभी वर्ड चल रहा है, वर्ल्ड संसार जो जिस तरह का है, ये सिर्फ एक शब्द ही रह चुका है, ठीक है। आजकल अगर किसी के सामने रियलिटी है, एक्सीडेंट हो जाए ना, कोई अगर तड़प रहा है, मान लो उसके अंदर अभी जान है, तड़प रहा है, लोग उसको हेल्प करने की जगह उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के, जा मतलब किसी टाइप से हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह फर्स्ट प्रेफरेंस पता क्या देंगे? फोन निकालो, वीडियो बनाओ। ये होती है आजकल की फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये फ्रेटर्निटी जो है ये आजकल एक वर्ड ही रह गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर डिड द वॉइसरॉय कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया? ये तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये भी पीछे बताया मैंने डलहौजी के साथ कि कर्जन जो है वो जाते जाते बंगाल का पार्टीशन कर गया था, आग लगा गया था जाते जाते। और गया कब था? 1899 से, 1899 से क्या टाइम पीरियड था उसका? 1905, ठीक है, 1905 में गया था। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन भी करके गया था साथ में जाते जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेट्स कम टू अर्थ वंस एवरी 76 ईयर? कौन सा जो कॉमेट है, कौन सा एक धूमकेतु तारा है जो हर 76 वर्षों के बाद धरती पे आता है या दिखता है? ठीक है, तो कौन सा रहेगा? हेलिकोमेट रहेगा, हेलिकोमेट रहेगा। जल्दी से आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए, हेलिकोमेट जो है वो हर 76 सालों के बाद जो है वो पृथ्वी पर आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज एन ऑफिस अंडर? जो भी आपके मेरे भाई क्वेश्चंस रहेंगे वो हम करते हैं डिस्कस जल्दी ही, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज एन ऑफिस अंडर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सिंपल सा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, जहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, झीलों में तैरेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सी झील जो है जिसे हम फ्लोटिंग झील, ठीक है, फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जानते हैं। कौन सी लेक जो है जिसे हम फ्लोटिंग लेक के नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग क्या होता है? तैरना, ठीक है। मान लो अभी ये एक झील है, ठीक है, इसमें क्या है, फ्लोटिंग लेक, उसमें है पता क्या एक्चुअल में, ऐसे ना मिट्टी के थोड़े थोड़े बने हुए हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जो है वो घर टाइप भी बना लिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ वो रहते भी हैं, ठीक है, जैसा कुछ चल रहा है, ठीक है, वैसी वैसी ऐसी ऐसी बनी हुई हैं, तो ये तैरते रहते हैं। आज मान लो सोए हो आप रात को यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, और जब सुबह उठोगे तो पानी में तैरते तैरते आप पहुँच जाओगे, इस गांव में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो कौन सी झील है? तो वो है लोकतक। लोकतक है, लोकतक कहाँ है? लेक ऑफ लोकतक, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ना लोकतक लेक जो है ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट भी है, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। इसमें ना एक और वर्ड यूज होता है, पुमडी, पुमडी करके वर्ड एक यूज होता है, ठीक है। पुमडी एक वर्ड होता है जिसे कि हम, जिसकी मीनिंग होता है फ्लोटिंग मैट्स ऑफ सॉइल, ठीक है, मैट्स ऑफ सॉइल, इसका मीनिंग ये होता है। पुमडी का मीनिंग होता है कि सॉइल के मैट्स या परतें आप कह सकते हो मिट्टी की, जो पानी में तैर रही होती हैं। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर एग्ज़ाम कब तक होगा? देखो एग्ज़ाम को अगर 3-4 महीने आपको अगर मिल जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, क्योंकि प्रेपरेशन हो जाएगी अच्छी। सेंटर लेवल के एग्ज़ाम है मेरे भाइयों, इतना याद रखो कि 1 महीना पढ़ने से या 20 दिन क्लासेस करने से नहीं होंगे, 2-3-4 महीने चाहिए ही चाहिए। तो आप, मैं कहता हूँ कि जितना लेट हो जाए उतना अच्छा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे, उस मतलब उस प्रेपरेशन उस लेवल की कर पाएंगे कि अपना नंबर जो है आप ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस्टीरियस बरमूडा ट्राइंगल इज लोकेटेड इन बीच ओशन। बरमूडा ट्राइंगल के बारे में किस किसने सुना है? मूवीज तो देखी होंगी यार, मूवीज तो सब देखते हैं ऑलमोस्ट। तो बरमूडा ट्राइंगल पता है क्या? ये एक ऐसा ट्राइंगल है भाई, खा जाता है सब कुछ, ठीक है। अगर कोई जहाज चला जाए वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने, उसको खा जाएगा ये, ठीक है। अगर कोई एयरक्राफ्ट चला जाए ये उसको खा जाएगा। अब पता नहीं खाता है कि नहीं खाता, बट मान्यता है भाई, मानते हैं लोग, इसलिए इसको मिस्टीरियस कहते हैं। मिस्टीरियस होता है रहस्यमय। जैसे मैं, एक और क्वेश्चन बनता है कि मिस्टीरियस जो है वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो अफ्रीका को जो है मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, अफ्रीका को। तो वैसे ही मिस्टीरियस है, इसका पूछा गया कौन से में है, तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों तो नॉर्थ अटलांटिक। कौन से में? नॉर्थ अटलांटिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, नाउन एज डेविल ट्राइंगल, नाउन एज डेविल ट्राइंगल, ठीक है। इसे डेविल ट्राइंगल के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या अभी? ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, तो इसे डेविल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक और है ऑप्शन में, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट है। आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, आपको एक ट्रिक बताता हूँ ये याद करने के, ठीक है। PAISA, पैसा याद रखो। क्या याद रखो? पैसा याद रखो, ठीक है। इससे जो है वो आप याद कर पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे पैसिफिक, ठीक है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। ये जो है ये सीक्वेंस वाइज हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ा सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। पैसा याद रखो ओशियंस को याद करने के लिए। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस अभी थोड़े से ही बचे हैं, लास्ट क्लास में हम पहुंच रहे हैं लास्ट के क्वेश्चंस की तरफ। न्यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? न्यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो 1992 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था मेरे भाइयों? 1992 में स्टार्ट किया गया था। कई बार पता क्या होता है इस पे, वो पूछते हैं फुल फॉर्म पूछते हैं, RPDS पूछते हैं, ठीक है। न्यू पब्लिक पे रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखो। RPDS करके पूछते हैं, ठीक है। बहुत बार कैसे पूछते हैं? RPDS करके पूछते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर दे भी रहे हैं रेगुलर, बहुत बढ़िया। इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ICC? ICC की फुल फॉर्म बताइए मेरे भाई, ICC की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, ठीक है। तो ICC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो ICC की फुल फॉर्म रहेगी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, BCCI का जो है सेक्रेटरी कौन है भाई? सेक्रेटरी कौन है BCCI का? आपको बता दो, वो प्लेयर नहीं है, वो बंदा प्लेयर नहीं है, बस वो बना हुआ है सेक्रेटरी। पता नहीं कैसे बना हुआ है, जल्दी से गूगल पे सर्च करके जा, अपनी नॉलेज से जो है जल्दी बता दीजिए। जो बच्चे क्रिकेट वाले हैं ना, ठीक है, वो बता दीजिए। बहुत से बच्चे हैं क्रिकेट में, वो उनको मैं देखता हूँ, उनके स्टेटस जो है ना व्हाट्सएप पे, वो क्रिकेट के ही लगे होते हैं। IPL अभी चल रहे हैं, उनके स्टेटस चलते हैं उनके। तो जल्दी से बता दो उसका BCCI का सेक्रेटरी जो है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन मीन? पर कैपिटा इनकम, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? सिंपल देखो, पर कैपिटा इनकम हिंदी में पढ़ लोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि पर पर्सन जो इनकम होती है एनुअली, उसे बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो है वो सालाना इनकम, एक साल में वो कमा रहा है 50 रुपये, ठीक है। तो वो 50 रुपये जो है उसकी पर कैपिटा इनकम में आ जाएगा। क्लियर है? पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशनल। तो देख लो जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी, इनकम ऑफ द फैमिली विद 4 पर्सन, बिल्कुल नहीं, एक पर्सन की है। पर का मतलब है सिंगल, ठीक है। रिवेन्यू पर हाउस होल्ड नहीं, पर पर्सन, ठीक है, गलत हो गया। इनकम ऑफ रिच फैमिली, नो मैटर रिच और पुअर, सिंगल पर्सन। रिवेन्यू पर पर्सन पर ईयर, बिल्कुल सही, एकदम सटीक जवाब, ठीक है। एक व्यक्ति का एक साल में जो इनकम आ रही है उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन। तो ऑप्शन नंबर
ए जो है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1859 इन विच फार्मर्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो क्या होता है मेरे भाई? इंडिगो होता है नील। इंडिगो क्या होता है? नील। अभी तो चलो मैं कह सकता हूँ कि मे बी अभी नील जो है वो कम होता होगा यूज। उजाला करके आपने ब्रांड सुना होगा सभी ने, उजाला वाला का नील होता है, जो वाइट यूनिफॉर्म डालते थे ना बच्चे, तो वो यूज करते थे उसको थोड़ा सा लाइटिश ब्लू कलर करने के लिए नील। तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिगो जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जो दंगा हुआ था, रेवेलियन हुआ था, उसे किस नाम से जानते हैं? सिंपल सा देखो, यहाँ पे नील रेविलियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नील रेविलियन दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही। बीसीसीआई जय शाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। जय शाह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नील रेविलियन ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोइंग इन द फील्ड। अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते वो पौधे जो खेत में उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं आपको यहाँ पे एक मस्त सी। मान लो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, सभी 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो, 10 बॉयज हैं, 10 लड़के हैं, ठीक है। ये 10 के 10 जो लड़के हैं ना, इन सभी की आपस में यूनिटी है बहुत अच्छी, ठीक है। अगर इनमें से एक कोई शैतानी कर देता है तो वो दूसरा जाके टीचर को नहीं बताता, ठीक है। अगर टीचर पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं मानेगा, मुंह पे मुकर जाएंगे सीधे सीधे सामने खड़े होकर, नहीं जी हमने तो किया ही नहीं, हम तो एकदम शरीफ बच्चे, हम तो ऐसा करते ही नहीं। हुआ क्या, फिर एक न्यू एडमिशन आया। क्या हुआ? एक न्यू एडमिशन स्टूडेंट आया, ठीक है, एक नहीं दो लगा लो, दो न्यू एडमिशन स्टूडेंट आए, ठीक है। ये जो पहले 10 थे, ये तो थे भाई एकदम फुल ब्रदरहुड वाली फीलिंग थी इनमें, ठीक है, पूरी चोड़ में। तो जब ये दो न्यू आए ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अगर किसी बच्चे ने क्लास में शोर किया, ऊ ऐ किया, कोई भी कुछ किया, तो उन्होंने सीधे भागे भागे जाना टीचर के पास कि टीचर टीचर, वो जो लड़का है ना फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, इस नाम से, रोहित नाम से लड़का है, वो जो है वो पंगे कर रहा है, ठीक है, वो शरारतें कर रहा है। वो जो बिलाल है ना मैम, वो लास्ट में बैठता है मैम, वो पंगे कर रहा है मैम, उसने किया था ये, ठीक है। तो ऐसे जो है ये दोनों स्टूडेंट जो है वो शिकायतें लगाने लग पड़े। तो अब ये क्या हो गए, ये अनवांटेड हो गए ना, ये अनचाहे हो गए। ये सोचते थे यार अपन तो मस्त थे, अपना तो ठीक चल रहा था, पर ये दो बीच में नए आ गए, तो ये जो अनवांटेड हैं इनको हम क्या कहेंगे? वीड्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वीड्स कहेंगे, जो अनचाहे पौधे बीच में पनप गए हैं। क्लियर है? तो अनचाहे पौधों को हम क्या कहते हैं? बीड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस डाइंग प्रिंसेस इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव। डाइंग प्रिंसिंग पेंटिंग जो है, ठीक है, एक पेंटिंग है डाइंग प्रिंसेस, वो इनमें से किस केव में है? जल्दी से। तो अजंता जो है ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों, अजंता जो है ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता केव्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाँ, ये एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट करते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो अपनी क्लास जो है अभी खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी ये छोड़ो दुनियादारी, ये दो दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल, आप सभी को पता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, आप सभी को पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे भाई, वो सभी देशों से मिला के बना हुआ है। मान लो कि एक गांव जो है, एक देश है, उसमें कुछ अच्छा दिखा, हमने वो अडॉप्ट कर लिया, थोड़ा बहुत अमेंड करके, थोड़ा बहुत चेंज करके हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर दूसरे देश का कुछ दिखा, वो हमें थोड़ा लगा कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी अडॉप्ट कर लिया, इसलिए बहुत सारे देशों का मिक्सचर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आयरलैंड से, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने मेरे भाई क्या लिया है? डीपीएसपी, डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी बता दो जरा कौन से पार्ट में आते हैं, है किसी को याद कि नहीं? डीपीएसपी बताओ जरा कौन से पार्ट में आते हैं। करवा चुका हूँ पार्ट्स में आपको, 15 तक पार्ट्स करवा चुका हूँ ना, तो जल्दी से बता दो। थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, फिफ्थ में आते हैं, कौन से में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी लिए हैं हमने आयरलैंड से। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट ली हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट ली हुई है, ठीक है। अब बता दो कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी आइटम्स आती हैं? ये भी करवाया हुआ है यार, जब आप आंसर नहीं ना देते हो तो फिर ये गलत लगता है, ठीक है, क्योंकि सब करवाया हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट करवाई थी, यूनियन लिस्ट करवाई थी, स्टेट करवाई थी, ठीक है, इसमें आंसर दो। फिर बात आती है ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश से हमने क्या लिया हुआ है?
सिंगल सिटीजनशिप, क्या लिया हुआ है, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये इससे हमने ब्रिटिश से ली हुई है। और लास्ट में बचता है यूएसए, यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह ठीक है, हो गया। तो इसमें लिख लीजिए ग्रेट लेक इज कम्प्लीटली लोकेटेड, यूनाइटेड स्टेट में जो है मीचैंग करके ग्रेट लेक है। ठीक है, चलिए। अच्छा मेरे भाइयों, क्लास हो गई हमारी ख़त्म। अब किसी भाई का कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लास हो चुकी है दी एंड। ठीक है, दी एंड हो चुकी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिव्यू करके बता दीजिएगा कि क्लास मेरे भाइयों आप सभी को कैसी लगी है। ठीक है, कोई क्वेरीज वगैरह हो अगर आपकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहाँ पे जो है वो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप्स को, वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो सभी वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, और बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बने रहिएगा साथ में, यकीन करके, भरोसा करके। एग्ज़ाम आने तक आपको जीके जीएस में, आपकी जीके स्पेशली कह रहा हूँ, जीके में 50 क्वेश्चन, 40 जितने मर्जी आ जाएं, उनमें महारत हासिल करवाने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ स्टार्टिंग से ही। उस पर बने रहिएगा। बस एक चीज़ किया करो मेरे भाइयों, आप रिवीजन नहीं करते हो। आप क्या नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। क्योंकि मैं जब बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो तब आपका आंसर नहीं आता, तो एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए। अगर एकदम फटाक से आंसर जिस दिन आने लग गया ना, उस दिन समझ आओ कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। जब तक आंसर्स नहीं आ रहे तब तक आप मान के चलो कि अभी तैयारी आपकी उस लेवल पे नहीं पहुंची हुई है। ठीक है, तो चलिए दीजिए इजाज़त मेरे को, मेरे सभी भाई महकू, बिलाल, शिवानी, राधिका, बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का लास्ट तक बने रहने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से क्लास में सेम टाइम पे। ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को जो है मेरे भाइयों लाइक कर दिया करो, और जो कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं वो क्या किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करते रहा करो। तो चलते हैं मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।